हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अपनी एडाई की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। सो अगले 2-4 दिन में यहाँ पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली अब प्रिपरेशन शुरू कर दो। बिल्कुल ही नोटिफिकेशन आने पर शुरू करोगे तो कुछ कॉम्पिटिटर से पीछे तो अपने आप हो जाओगे। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। सेबी का एग्जाम हो चुका है, जिन लोगों का अच्छा एग्जाम हुआ है, इंटरव्यू का सोच रहे हैं, वो यहाँ पर अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर लेना, डिवाइड कर लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एडाई ग्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो फेज 2 की पूरी जो स्ट्रेटेजी है, पूरा रोड मैप है, वो यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फेज 2 यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको एक अच्छी मेमोरी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक टेम्परामेंट आपको एडाई ऑफिसर का चाहिए। जैसे मैंने आपको सेबी में भी जब एमसीक्यू सॉल्व कराए थे और आपको एसेज और आपके डिस्क्रिप्टिव में समझाया था, you have to write your answer just like you are a CB officer, ठीक है। यहाँ पर तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो काफी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था, तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी आपको इम्प्लीमेंट करनी है, कंडक्ट करना है इसको एंटायरली इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। तो यहाँ पर अभी तक पेन पेपर बेस्ड होता था, इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इट इज जस्ट दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर अपना जो कीबोर्ड सिस्टम वाला रहता है उसके थ्रू डिस्क्रिप्टिव करेंगे, तो लेट अस सी क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको केवल डेफिनेशंस नहीं पता होनी चाहिए, अब आपको एक्चुअल मैकेनिक्स पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन एबिलिटी, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, रेगुलेटरी टूल्स हमारे पास जो दिए जाते हैं उनके थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब हम यहाँ पर जब भी कोई बात करते हैं, हवा में नहीं की जाएगी, दो दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे आंसर्स चेक किए जाएंगे वो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू किए जाएंगे, जिनके यहाँ पर जो ये चेक करेंगे हमारे आंसर्स के थ्रू कि हमारी नॉलेज कैसी है, हम अपनी बात को कितना अच्छे से रख सकते हैं और हमारी लाइफ को लेकर एक ओरिएंटेशन कैसी है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो हमें सेकंड टाइप बनना होगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल आइडियाज को हमें क्लियरली टाइम एक्सप्रेशन के अंदर ही यहाँ पर एक्सप्रेस करना होगा। सो हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर प्रेशर कंडीशंस वो भी यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। टाइपिंग एंड्योरेंस, तो यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेबी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कीबोर्ड में दिक्कत थी, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक कीबोर्ड जो आपके खुद के डेस्कटॉप का या आपके लैपटॉप का होता है वो बहुत स्मूथ कीज का होता है, बट वो जो कीबोर्ड देते हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं। या तो एक काम करो, एक कीबोर्ड यहाँ पर खरीद कर लाओ, अपने सिस्टम से उसको यहाँ पर लगाओ और फिर उस पर टाइपिंग शुरू करो। धीरे धीरे ना आपका जो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने की प्रेस की, ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम पर तो बहुत सॉफ्टली कर रही हूँ, वहां पर मुझे ज्यादा उसको ठीक से प्रेस करना होगा। अगर नहीं किया तो वो वर्ड क्या है, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, राइट। तो वो चीजें हमें करनी होंगी। कुछ स्मूथली प्रेस हो रही थी कल के एग्जाम में, कीज कुछ नहीं हो रही थी, तो उससे भी हम एक लेसन लेते हैं कि नहीं, हम एक कीबोर्ड या तो खरीद लें, ठीक है। और कीबोर्ड नहीं खरीद रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर अपनी जो फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से कर लें कि वो प्रेशर लगाकर उन कीज को प्रेस करें कि अगर कोई खराब सिस्टम हमारे पास आ भी गया तो हम उस चीज से कैटर कर पाए, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी है कीबोर्ड पर फॉर आवर्स। अब अनलाइक फेज 1 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एलिमिनेशन बेस्ड होगा, फेज 2 कंस्ट्रक्टिव है। आपका सिंपल गोल क्या है कि कितना अच्छे से आप यहाँ पर रिस्क को इवेलुएट करते हो, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हो, और मार्केट ग्रोथ भी इंश्योर की जाएगी। तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो होता है, जैसे आरबीआई डिपॉजिटर्स को बचाता है, सेबी इन्वेस्टर्स को बचाता है, एडाई पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप एडाई में एक रेगुलेटर के साथ में जुड़ रहे हो, तो आपको रिस्क इवैल्यूएशन, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर अलोंग विद मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिकोडिंग दैट डायनेमिक सिलेबस। सो इंश्योरेंस और अलीड सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। पूरा इंश्योरेंस मैंने अलग से कवर कर लिया है वीडियोस के थ्रू, क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लेकर आऊंगी जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और हमारे कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, वीडियोस हम नहीं प्रोवाइड करते, वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही फ्री मिलेंगी। तो यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स,
अटमोस्ट गुड फोर्थ, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कैसे रिस्क पूलिंग होती है और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, नुआंसेस, लाइफ, जनरल हेल्थ, री इंश्योरेंस मैकेनिज्म के, फिर रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क की बात होती है तो एडाई एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, ये हमारी बैकबोन बनते हैं। पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क, इस पर हमें काम करना होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सॉल्वेंसी नॉर्म्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास में आप क्या देखेंगे, हमारे पास में आप देखेंगे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सॉल्वेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेन करनी है, क्या-क्या नॉर्म्स हैं। जैसे आपके पास में अगर आपने आरबीआई की कभी प्रिपरेशन करी है या बैंकिंग की है, आपने देखा होगा करार मेंटेन करना होता है। ऐसे ना यहाँ पर सॉल्वेंसी मार्जिन्स होती हैं इडा की, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, कभी-कभी क्या होता है ना, हमसे फैकल्टी बताना कुछ और होता है और क्या होता है मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लग जाती हूँ, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मैक्रो फंडामेंटल्स, इन्फ्लेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंशियल मार्केट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, इंश्योरेंस एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन मैनेजमेंट एंड एथिक्स में हमारे पास में चेंज मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैकिन्से का 7S फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ये सब हमें ऐड करना है। लीडरशिप एंड एचआर में मोटिवेशन थियरीज, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ट्रेनिंग प्रोसेस यहाँ पर आपका आ जाएगा। एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब कवर होता है। नाउ दिस इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस, ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसको और अच्छे से देखेंगे। बाकी मैंने क्लासेस जो पुराना हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो डालना शुरू कर दिया है, सो दैट अगर नोटिफिकेशन में कोई माइनर चेंजेस आते हैं तो हमारे पास हमारी तैयारी हो चुकी हो। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पहले से पढ़ें, पढ़कर एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। ये मेरा ओनली गोल है यहाँ पर, तो वो हम करेंगे। अब चलो पूरा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, हम लोग फेज 2 पढ़ रहे हैं, है ना। तो पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश होता है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं पूरे 5 के 5 करने हैं और पैटर्न नेचर यहाँ पर आपका फिक्स्ड रहता है, डिस्क्रिप्टिव आपको करना है। पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, यहाँ पर 11 क्वेश्चन होते हैं, 5 + 6, जिसमें से 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन 5 में से कोई 3 करने हैं और 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और पैटर्न नेचर क्या है कि आप खुद से चॉइस करोगे आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देन आता है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, तो अप्रोक्सीमेटली 10 यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें कि 5 आपके इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं और 5 यहाँ पर आपके पास में अकॉर्डिंगली आपको करने हैं, ठीक है। सो कोई फिक्स्ड रिजिड पैटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। डिटेल्ड बैकग्राउंड, तो यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन देख लेते हैं। पेपर 1 में क्या क्या आता है, एसे, प्रस्ती, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर एक्सेट्रा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आते हैं और 5 ही कंपलसरी रहते हैं। फुल्ली डिस्क्रिप्टिव, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती। 8 मिनट का, दैट इज 1 आवर का टाइम आपको दिया जाता है। पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, यहाँ पर आपके पास में पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। एनालिटिकल और इंश्योरेंस लिंक्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 3 में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, तो आपके पास में यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 5 मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, अगेन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे इंटरनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर फाउंडेशन बिल्ड करो। आपको प्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल डेफिनेशन पता है, तो आपको टाइम लिमिट्स के बारे में नहीं सोचना है या फिर आंसर राइटिंग के बारे में। अभी अभी आपको क्या करना है, अभी पहले चीजें समझनी है, उनको मेमोराइज करना धीरे धीरे शुरू करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ग्लॉसरी नोटबुक बनाओगे। तो एक डिजिटल या फिजिकल नोटबुक आप बना सकते हो, जिसमें कि आप रेगुलेटरी टर्म्स और फाइनेंशियल जार्गन्स को अपना लिखोगे, जैसे सॉल्वेंसी मार्जिन्स क्या होती है, कैपिटल एडिक्वेसी क्या होती है, प्रोविजनिंग क्या होती है, राइट, ये सब आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका 3 पार्ट नोट सिस्टम फॉलो करना है। हर एक टॉपिक के लिए आपके नोट्स में 3 एलिमेंट्स रखोगे, कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, उसकी कोर एक्सप्लेनेशन और एक रियल वर्ल्ड इंश्योरेंस एग्जाम्पल। वैसा ही मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाया है, तो वो क्वेश्चंस जो आपको मैंने यहाँ पर नोट्स जो पढ़ाए हैं, उनको भी आप इस तरीके से अपना नोट्स खुद का बना सकते हो।
ट्रैक द सोर्स, एक डेली हैबिट बना लो कि आप लेटेस्ट सर्कुलर्स को पढ़ रहे हो और मास्टर सर्कुलर्स को डायरेक्टली एडा की वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट सर्कुलर्स आ रहे हैं मंथली या फिर आपका वीकली बाई वीकली, जैसा भी आपको लगता है आप पढ़ सकते हो। एग्जामिनर केस स्टडीज वहां से पुल करता है स्ट्रेटली फ्रॉम जो भी रेगुलेटरी चेंजेस रिसेंट में हुए हैं। अब आपने अच्छे से थियरी तो पढ़ ली है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आपको शुरू करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और अच्छी स्पीड, एक्यूरेसी, लैंग्वेज में एरर्स मिनिमम होने चाहिए। तो इन सब के लिए हमें कोशिश पहले से करना होगा, राइट। तो यहाँ पर फेज 2 एक स्ट्रक्चर बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड और क्लैरिटी बेस्ड पेपर है। आपको बुलेट पॉइंट्स में नहीं सोचना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉजिकल फ्लो रखना है अपने आंसर्स में, वेयर यू हैव टू गो एंड मेक कोहेसिव पैराग्राफ। और यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉजिकल बिजनेस आउटकम्स जो हैं, ठीक है, उनको अपने जो लीगल यहाँ पर जो जैसे एडा के रेगुलेशंस हैं, आरपीआई के रेगुलेशंस हैं, इन सब के साथ में कनेक्ट कर कर आगे बढ़ना होगा। स्पेशली तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एडा के रेगुलेशंस चलेंगे। नाउ हाई स्कोरिंग आंसर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आपका कैसा होना चाहिए कि 300 वर्ड्स का जो आंसर है, ठीक है, उसमें आपके पास इंट्रोडक्शन 10%, जिसमें कि कोर कॉन्सेप्ट को आप शार्पली डिफाइन करने वाले हो। देन यू हैव टू गो विद द कोर बॉडी, जहां पर आपकी सब हेडिंग्स, लीगल रेफरेंसेस, एडा की गाइडलाइंस, रीसेंट डेटा, इन सबको आपको इंटीग्रेट करना है। एप्लीकेशन में डायरेक्टली रिलेट करोगे थियरी बैक टू द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, ओके। देन यहाँ पर कंक्लूजन लिखना होगा, जिसमें कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव के साथ में जाना है। तो यहाँ पर आपकी मार्केट स्टेबिलिटी या पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन किस तरह होना चाहिए वो सब आप मेंशन करोगे। तो 2 आंसर्स आपको एवरी डे कंप्लीट आंसर्स लिखने हैं और इनको आप टाइप करना कीबोर्ड पर, पेन और पेपर यूज मत करना अनलेस अनटिल यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही पेन एंड पेपर आ जाए, ओके। देन आता है हाई यील्ड टॉपिक्स। सो जो प्रेडिक्टेबल 70% है, जैसे इंश्योरेंस के कोर और रेगुलेशंस आपके पास आ सकते हैं, सॉल्वेंसी मार्जिन, कैपिटल एडिक्वेसी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बैक एश्योरेंस, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, एसोसिएटेड मिस सेलिंग रिस्क या प्रोडक्ट प्राइसिंग बेसिक्स और अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स। फिर आप इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और रूरल इम्पैक्ट पर काम करोगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में थरली आपको स्कीम्स कवर करनी है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव करना है, रूरल डेवलपमेंट पर काम करना है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, पीएम कुसुम, स्वामित्व, पीएमयूवाई, इसके अलावा मनरेगा के बारे में, पीएमजेडीवाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, जब मैं पीएमजेडीवाई बोल रही हूँ, आप समझ पा रहे हो कि जनधन योजना है, मतलब थोड़ा बहुत तो आप जानते हो। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो खैर वीजी राम जी हो गया इसका नाम, तो यहाँ पर अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स को भी डीपली आपको पढ़ना होगा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी मैट्रिसेस पर काम करोगे। इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लाइबिलिटीज पर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस फाइनेंशियल सेक्टर में कैसी है, मार्केटिंग थियरीज अप्लाई की जाएंगी इंश्योरेंस के ऊपर, एसटीपी मॉडल आपको यूज करना है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ताकि आप एक माइक्रो इंश्योरेंस बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो आसानी से लॉन्च कर पाओ, ठीक है। देन यहाँ पर स्टेप 3 में केस स्टडीज में मास्टरी करनी होगी। तो जो केस स्टडीज हैं वो आपकी अराउंड क्लेम, रेप्यूटेशन, फ्रॉड, मिससेलिंग या फिर मार्केट कंडक्ट इश्यूज के साथ चलती हैं। तो इनको आपको इनफॉलेबल 5 स्टेप केस क्लोजिंग सॉल्विंग फॉर्मूला के साथ में जाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे क्या करना है आपको। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो ये है कि जितना भी फ्लफ है उसको स्ट्रिप अवे करो, केवल कोर और कोर इवेंट्स को ही आपको ध्यान में रखना है। रेगुलेटरी इश्यूज यहाँ पर क्या स्पेसिफिक रूल्स या एथिकल बाउंड्रीज जो क्रॉस की गई, रेलेवेंट प्रिंसिपल या लॉ से रिलेटेड क्या है एग्जैक्ट यहाँ पर इंश्योरेंस प्रिंसिपल जो आप यूज कर सकते हो या एडा का कोई रेगुलेशन, रेगुलेटरी एक्शन आप सजेस्ट करोगे, पेनल्टी क्या लगा सकते हैं, करेक्शंस या ऑडिट यहाँ पर कैसे एनफोर्स करनी है, पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन के साथ में कंक्लूड करोगे। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो एक्शंस हैं वो कंज्यूमर के ट्रस्ट को इकोसिस्टम में सेफगार्ड करते हैं। फिर यहाँ पर मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो विदाउट मॉक्स, दिस आई हैव बीन टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर मॉक्स के ऊपर काम करना है।
सिलेबस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, तो 3 पास स्ट्रेटेजी फॉर द एंटायर सिलेबस बनेगा। तो यहाँ पर ओवरवेल्म्ड नहीं होना सिलेबस को देखकर, ठीक है। हर एक टॉपिक को आपको पीएचडी भी नहीं करनी है, जितना सिलेबस में पूछा गया है उतना, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं बल्कि एक स्टेप आगे ही पढ़ाती हूँ कि अगर टफ एग्जाम आ गया, जैसे मैंने सेबी में भी एक अप्रोच रखी कि मैंने आपको एक स्टेप आगे पढ़ाया, उससे क्या हुआ, जब डेरिवेटिव के वो न्यूमेरिकल आ गए जो कभी किसी ने नहीं पढ़ाए, बल्कि मैंने खुद ने भी कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं पढ़ाए, वो एमसीक्यू क्लास में कवर करा, सो दैट आपका एग्जाम में 100% नहीं 200% सिलेबस कवरेज हो जाए। तो वैसा ही हमें करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पीएचडी करानी थी आपको, तो मैंने मना भी कर दिया था कि नहीं, जितना पढ़ाया उतना फोकस करो, एक्स्ट्रा इधर उधर मत भागो। अब तो वैसा ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले जो मटेरियल है उसको अच्छे से रीड करना है, कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प करोगे, फिर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर यहाँ पर लिखने की कोशिश करोगे इस नॉलेज को यूज कर प्रेजेंटेशन को पॉलिश करोगे, रीसेंट डेटा पॉइंट्स को ऐड करोगे, टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करोगे। फिर यहाँ पर मॉक एग्जीक्यूशन फेज, तो फुल लेंथ टाइम्ड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स आपके हर वीकेंड आपको देने हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए विद द क्लॉक। अगर आप रन कर जाते हो आउट ऑफ टाइम, मीनिंग यू डोंट हैव इनफ टाइम, तो यहाँ पर टाइपिंग रोक दो, अपना क्लॉक यहाँ पर जो होता है स्टॉप क्लॉक, उसको यहाँ पर यूज करो, ठीक है। बी वेरी डिसिप्लिन्ड। एग्जाम में आपका डिसिप्लिन आपके लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड बनेगा ना, ये आपको तब नहीं समझ में आ रहा होगा जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे, ये तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम में बैठे होगे और आंसर्स टाइप कर रहे होगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सी दिस टाइम ऑल्सो आई हैड फॉलोड वन अप्रोच वेयर माई स्टूडेंट्स, it doesn't matter if they had bought the test series with us, then also they came to me, told me मैम मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। I asked them एनालिसिस कैसे की, so some of them were very much sure about their analysis, I would say a few of them, ठीक है। So many of them were not sure, so what I did with them, I said there I had actually analysis, I had done the analysis of each single mock, then I told them that where are the mistakes, what they can improvise, and that's how they could score 10 plus marks, right? So यहाँ पर ना आपको अपनी मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या वीक टॉपिक्स हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे से गड़बड़ हो जाती हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता है, तो उसको हमें एनालिसिस से ही समझ में आता है। एक चीज होती है, मैंने मॉक दिया, मैंने जब पहला मॉक दिया मेरा स्कोर बहुत खराब आया और मैं डर गई, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई कि क्या मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी, डू आई हैव ऑल दोस थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर इसका एक आंसर मेरा मन कहेगा नो, मुझे अपने मन की नहीं सुननी, मुझे जानना है कि ये पहला मॉक था, यहाँ पर ये गलतियां हो गई, मुझे इन गलतियों से लर्न करना है, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, देन मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करना है सेकंड में। अगर सेकंड में मेरे 5 नंबर भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसका मतलब है मैं एक सही ट्रैक पर हूँ और यहाँ पर ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करती रहूंगी, तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे और एग्जाम क्लियर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो हमें वैसा ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। कभी भी ना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है। एग्जाम में भी क्या होता है, क्वेश्चन आता है, हमें लगता है यार पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, थोड़ी देर बाद देखना हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आओगे ना वापस, तब तक आपका ब्रेन उस चीज को प्रोसेस कर कर बता देगा कि हाँ हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो वो चीजें हमारे साथ होती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के बिना तो होगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर मुझसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जो मैंने कभी रीड नहीं किया और मेरा ब्रेन आकर मुझे बता दे कि क्या है, नहीं, माइट बी देन आल्सो दे कैन कनेक्ट द डॉट्स, बट वो केवल तभी होगा जब मैंने कभी तो उसके बारे में कुछ सुना होगा, ठीक है। तो वीक टॉपिक्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, अपनी ग्लॉसरी नोटबुक जो है उसको अपडेट करना है टाइम टू टाइम, एक्सप्लिसिटली रीराइट करने हैं आंसर जो कि हमारे लोएस्ट हुए। अब ये हमें कब करना है, देखो ये एकदम ना उस टाइम पर मत करना जब एग्जाम से 15 दिन बचे हैं, 15 दिन पहले मत करना, 15 दिन से ज्यादा टाइम बचा हुआ है तो करना। क्यों? क्योंकि अगर 15 दिन बचे हैं, जहां पर स्कोर कम आया, क्यों कम आया, क्या इम्प्रोवाइजेशन है, वो रट लो और फिर आगे के मॉक्स की तरफ जाओ ताकि ज्यादा नॉलेज भी ग्रास्प कर पाओ। लेकिन यहाँ पर इसी तरह की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अब आरपी एकेडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर कोर्स डिटेल्स बता देती हूँ मैं, जो कोर्सेज हम लेकर आए हैं, साथ में हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे वेरी सून। सो हमारा कोर्स ऑलरेडी लाइव है,
ठीक है। यहाँ पर जो प्राइसिंग रहेगी आपको 3999 की रहेगी। हम आपके लिए क्या-क्या देते हैं, फेज 1 में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की डाउनलोडेबल प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको दी जाती हैं, जिसमें कि आपके जितना भी सिलेबस है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग से फाइल दी जाती है, एडा के सर्कुलर्स और एनुअल रिपोर्ट को भी हम कवर करेंगे। फेज 2 में हम यहाँ पर नॉन डाउनलोडेबल नॉन प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं। हमारा इंटरफेस इतना अच्छा है कि आप आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक वाइज नोट्स आपके हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए विद मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे। साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटेरियल दिया जाएगा पेपर 1, 2 एंड 3 के लिए, जिससे कि आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में हम आपके लिए ऑल्टरनेट डेज पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक दिन क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करोगे, उस क्वेश्चन को लिखोगे, हमें यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, हम उसको चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे जो भी यहाँ पर है, एंड साथ में मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज में ये चीज आपकी चलेगी, ठीक है। साथ में यहाँ पर ये जो इवैल्यूएशन है ये आपकी मेंस कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता तब तक दी जाएगी। बात करें मॉक टेस्ट की, तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए और पेपर 3 के लिए 5 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, जिसमें कि इवैल्यूएशन भी होगी और मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। देयर इज वन इशू विद अवर इंटरफेस, हम यहाँ पर आपको जो आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, वो आपको या तो अपने वर्ड में या पीडीएफ में दिखने होंगे, और आप हमें दे सकते हैं स्टॉप क्लॉक यूज कर बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पर आंसर लिखने वाला जो वो बॉक्स होता है वो अभी नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। आरपी एकेडमी की वेबसाइट को आप लॉग इन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर हमारे फ्री मटेरियल्स का भी एक्सेस रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना अब मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नए नए इनिशिएटिव जो भी आ रहे हैं उनकी नॉलेज मिलती रहेगी। होता क्या है, आज आपने एक वीडियो से पढ़ लिया, अच्छे से हो गया, कल जब वीडियो अपलोड हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो एटलीस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट कर पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना आरपी एकेडमी के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में जहां पर हम लोग क्लासेस के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।